कहानी की शुरुआत होती है केट और जॉन से, जो अपने आने वाले बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक तेज दर्द, खून, हर तरफ खून और फिर सबसे बड़ा झटका, उनका नवजात बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। केट टूट जाती है अंदर से, चीख पड़ती है और तभी एक झटके में उसकी आंख खुलती है। यह सिर्फ एक भयानक सपना था, लेकिन सच इससे भी ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि हकीकत में केट सच में अपना तीसरा बच्चा खो चुकी है और वह जख्म अभी भी ताजा है। दर्द को दबाने के लिए वह पेन किलर्स लेने लगती है। धीरे धीरे वो खुद को खोने लगती है। दिन हो या रात वो नशे में डूबी रहती है। केट के दो और बच्चे भी हैं, डैनियल और छोटी मैक्स। मैक्स बोल और सुन नहीं सकती, लेकिन उसके मासूम चेहरे में एक अलग ही मासूमियत है। एक रात केट अपने पति जॉन से कहती है, हमें एक बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। जॉन जानता है केट की हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो उसे और टूटते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो मान जाता है। अगले दिन दोनों पहुंचते हैं सेंट मार्ना सोफनेच, जहां उनकी मुलाकात होती है। 9 साल की एक लड़की से एस्थर चुपचाप बैठी एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग बना रही होती है। उसकी कला, उसकी बातें, उसकी समझदारी, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि केट और जॉन दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है शायद यही वो कमी है जो उनके परिवार को पूरा कर सकती है। लेकिन दोनों सिस्टर एबीगेल के पास जाते हैं और एस्थर के बारे में पूछते हैं, जिस पर एबीगेल बताती है एस्थर रशिया से है और उसकी फैमिली एक भयानक हादसे में मारी गई थी। एस्थर किसी तरह उस हादसे से बच पाई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बच्ची को वो मासूम समझकर घर ला रहे हैं, वो असल में नर्क से निकली हुई एक डरावनी सच्चाई है। मैक्स एस्थर को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसे एक बहन मिल गई थी। लेकिन एस्थर के घर आने के बाद उसके कुछ अजीब व्यवहार, खासकर उसका देखने का तरीका, डैनियल को अंदर ही अंदर परेशान करने लगता है। अगली सुबह घर के बाहर डैनियल बंदूक से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एक गलती गोली चलती है और एक कबूतर घायल होकर गिर जाता है। जब वह उसके पास जाता है तो कबूतर तड़प रहा होता है। तभी एस्थर और मैक्स वहां पहुंचते हैं। एस्थर चुपचाप एक पत्थर उठाती है, डैनियल के हाथ में देती है और कहती है, इसे मार दो, वरना यह ऐसे ही तड़पता रहेगा। डैनियल डर जाता है, मना कर देता है। तभी एस्थर की आवाज बदल जाती है, तो फिर मुझे करना पड़ेगा, और अगले ही पल वह खुद पत्थर से कबूतर को बेरहमी से मार देती है। अगले दिन स्कूल में एक लड़की एस्थर को परेशान कर रही होती है। वह उसकी गर्दन की पट्टी को छूती है और अचानक एस्थर जोर से चीख पड़ती है। उसकी चीख से पूरा क्लास डर जाता है और वह सीधे घर लौट आती है। धीरे धीरे केट एस्थर को अपनी बेटी की तरह अपनाने लगती है। एक दिन वह उसे अपने तीसरे बच्चे की कब्र पर ले जाती है और टूटे हुए शब्दों में कहती है, यह मेरे पेट में ही मर गया था। यह सुनते ही एस्थर रो पड़ती है और केट उसे सीने से लगाकर खुद भी टूट जाती है। अगले दिन जॉन बच्चों को पार्क लेकर जाता है। एस्थर भी उनके साथ होती है। वहीं पर वही लड़की भी मौजूद होती है जो स्कूल में एस्थर को परेशान करती थी। एस्थर उसे चुपचाप एक अजीब और डरावने तरीके से घूरने लगती है, जिससे वह लड़की घबरा जाती है। जब वह लड़की स्लाइड पर चढ़ती है तो अचानक एस्थर पीछे से उसे जोर का धक्का दे देती है। लड़की नीचे गिरती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। यह सब मैक्स देख लेती है। रात के खाने पर जॉन इस बारे में एस्थर से सवाल करता है। एस्थर मासूम बनते हुए कहती है, हम तो बस खेल रहे थे। केट मैक्स से पूछती है और मैक्स डर के मारे झूठ बोल देती है। वह खुद ही गिर गई थी। वो एस्थर का साथ देती है। इसके बाद केट मैक्स और एस्थर को लेकर शॉपिंग पर जाती है। तभी ऑर्फनेज से सिस्टर एबीगेल का कॉल आता है। केट उसे हाल ही में हुई सारी घटनाएं बताती है। अगले ही दिन सिस्टर एबीगेल उनसे मिलने घर आती है। वह गंभीर होकर कहती है, मुझे अफसोस है, मुझे यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। फिर वह सच बताती है, मैंने हमेशा नोटिस किया है, ऑर्फनेज में जब भी कोई अजीब या बुरा हादसा होता था, एस्थर हमेशा उसके आसपास होती थी। उसका व्यवहार बाकी बच्चों से अलग है। मुझे लगता है यह सब हादसे नहीं है। यह सुनकर केट घबरा जाती है, लेकिन जॉन यकीन नहीं करता। वो सिर्फ 9 साल की बच्ची है, यह मुमकिन नहीं। उन्हें नहीं पता था कि यह सब एस्थर चुपके से सुन रही थी। वो तुरंत मैक्स के पास जाती है और धीरे से कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? एस्थर एक हथौड़ा उठाती है और ट्री हाउस की चाबी लेकर बाहर निकलती है। जैसे ही सिस्टर एबिगेल अपनी कार लेकर निकलती है, एस्थर और मैक्स भागते हुए ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं और उसका इंतजार करने लगते हैं।
जैसे ही कार ब्रिज पर आती है, अचानक एस्थर मैक्स को धक्का देकर सीधे कार के सामने गिरा देती है। सिस्टर एबिगेल घबराकर मैक्स को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कार का कंट्रोल खो देती है। वह तुरंत बाहर निकलती है और मैक्स से पूछती है, तुम ठीक हो ना? और उसी पल एस्थर पीछे से हथौड़े से उसके सिर पर वार करती है, फिर उसे घसीटकर साइड में ले जाती है और बार बार मारती रहती है जब तक वह मर नहीं जाती। मैक्स ये सब अपनी आंखों से देखती है और डर के मारे जम जाती है। इसके बाद दोनों ट्री हाउस में जाते हैं। हथौड़ा और खून से सना कपड़ा एक बैग में छुपा देते हैं। फिर एस्कर मैक्स से कहती है, किसी को कुछ मत बताना, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। जब दोनों ट्री हाउस से वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी डैनियल बर्फ के ढेर के पीछे छुपकर यह सब देख लेता है। जैसे ही एस्थर उसकी तरफ देखती है, वह जल्दी से छुपने की कोशिश करता है, लेकिन एस्थर की नजर से बच नहीं पाता। रात होती है। डैनियल अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी एस्थर के हाथ में एक पेपर कटर होता है। वो उसके पास झुककर धीरे से कहती है, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। डैनियल डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। अगली सुबह के को कॉल आता है। सिस्टर एबिगेल और फनेज वापस नहीं पहुंची। पुलिस जांच शुरू करती है और कुछ ही देर में उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। यह सुनकर केट और जॉन परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह आखिरी बार उनके घर आई थी। उनके मन में सवाल उठता है। दोनों फैसला करते हैं कि एस्थर के पास्ट के बारे में सब पता लगाएंगे। केट रशिया के ऑर्फनेज में कॉल करती है, लेकिन वहां से भी कोई साफ जानकारी नहीं मिलती। एक रात केट किचन में काम कर रही होती है, तभी एस्थर वहां आती है। उसके हाथ में फूल होते हैं, लेकिन जैसे ही केट उन्हें देखती है, वह गुस्से से भर जाती है, क्योंकि वह फूल उसकी मरी हुई बेटी की कब्र से लाए गए। केट गुस्से में एस्थर से फूल छीनने की कोशिश करती है, जिसके कारण एस्थर गिर जाती है। एस्थर रोते हुए वहां से भाग जाती है। एस्थर एक खौफनाक कदम उठाती है। वो अपने मुंह में कपड़ा दबाती है और अपने ही हाथ की हड्डी तोड़ लेती है। फिर तुरंत जॉन को बुलाती है ताकि उसे लगे यह सब केट ने किया है। जॉन जैसे ही उसका हाथ देखता है, वह बुरी तरह घबरा जाता है और बिना कुछ सोचे उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। गुस्से में वो केट से कहता है, तुमने उसका हाथ तोड़ दिया, और दरवाजा बंद कर देता है। यह सुनकर केट पूरी तरह टूट जाती है। वो शराब पीने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को रोक लेती है और शराब फेंक देती है। अगली सुबह केट बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। जब डैनियल स्कूल के अंदर जा रहा होता है, तो उसके बैग से किताबें गिर जाती हैं। केट उन्हें उठाने के लिए जाती है और उसी पल एस्थर चुपके से गाड़ी स्टार्ट कर देती है और उसे रिवर्स गियर में डाल देती है। गाड़ी धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ने लगती है। मैक्स अभी भी गाड़ी के अंदर होती है। यह देखकर केट घबरा जाती है और गाड़ी रोकने की कोशिश करती है। एक आदमी भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिसल कर गिर जाता है। आखिरकार गाड़ी पीछे पड़े बर्फ के ढेर से टकराती है और वहीं रुक जाती है। मैक्स बच जाती है, लेकिन बुरी तरह डर चुकी होती है। रात को डैनियल अपनी बहन मैक्स के पास जाता है। वो धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ एस्थर के बारे में पता है? मैक्स बोल नहीं सकती, इसलिए वो ड्राइंग के जरिए सब कुछ बताने लगती है। अपनी तस्वीरों में वो एस्थर के सारे खतरनाक काम दिखाती है। अब डैनियल समझ जाता है कि यह सब उसी ने किया है। वो मैक्स से कहता है, मैं ट्री हाउस जाऊंगा, सबूत लेकर आऊंगा और सब ठीक कर दूंगा। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी एस्थर यह सब चुपके से सुन रही होती है। सुबह होते ही डैनियल हथौड़ा लेकर ट्री हाउस की तरफ निकल जाता है और उसी समय केट एस्थर के कमरे में जाती है। वह कमरे की तलाशी लेने लगती है। तभी उसे एक डोल के अंदर छुपी हुई किताब मिलती है, जिसमें कई तस्वीरें होती हैं और आखिरी पेज पर लिखा होता है सार्ने इंस्टीट्यूट। केट तुरंत उसके बारे में सर्च करती है और वहां फोन लगाती है। वह पूछती है, क्या यह कोई ऑर्फनेज है? सामने से जवाब आता है, नहीं, यह एक मेंटल हॉस्पिटल है। यह सुनते ही केट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है एस्थर कोई मासूम बच्ची नहीं। दूसरी तरफ डैनियल ट्री हाउस में सबूत ढूंढ रहा होता है। तभी एस्थर वहां पहुंच जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम ये सब ढूंढ रहे थे? और उसके सामने ही सारे सबूत को आग लगा देती है। कुछ ही पलों में पूरा ट्री हाउस जलने लगता है। एस्थर बाहर निकलती है और डैनियल को अंदर बंद कर देती है, ताकि वह भी उसी आग में जलकर मर।
डैनियल किसी तरह खिड़की से बाहर निकलता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे गिर जाता है और बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाता है। तभी एस्थर एक पत्थर उठाती है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन मैक्स बीच में आ जाती है। उधर केट फोन पर एस्थर के सच के बारे में बता ही रही होती है और उसी वक्त उसकी नजर जलते हुए ट्री हाउस पर पड़ती है। वो घबराकर तुरंत वहां की तरफ भागती है। जब गेट वहां पहुंचती है तो डैनियल को घायल हालत में देखकर उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। वह जॉन को समझाने की कोशिश करती है कि ट्री हाउस में आग एस्थर नहीं लगाई है, लेकिन जॉन मानने से इनकार कर देता है। वह सिर्फ एक बच्ची है, ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एस्थर गुस्से में डैनियल के कमरे की तरफ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इसी बीच मैक्स भागकर केट को सब बताने जाती है, लेकिन तभी आईसीयू से अचानक इमरजेंसी की आवाज आने लगती है। केट और डॉक्टर दोनों भागते हुए आईसीयू में पहुंचते हैं। डॉक्टर सही वक्त पर पहुंच जाते हैं और डैनियल की जान बच जाती है। यह देखकर केट का गुस्सा फूट पड़ता है। उस सबके सामने एस्थर को जोर से थप्पड़ मार देती है, लेकिन डॉक्टर्स को लगता है कि केट ही अस्थिर है और उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन दे देते हैं। उधर जॉन एस्थर को गले लगा लेता है, क्योंकि वो अब भी उसे मासूम समझ रहा होता है। कुछ देर बाद जॉन केट के पास आता है और कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आज यहीं रहना होगा। मैं मैक्स और एस्थर को घर ले जा रहा हूं। घर पहुंचने के बाद जॉन मैक्स को सुला देता है और खुद नीचे आकर बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। जब वह पूरी तरह नशे में होता है तभी सर वहां आती है, लेकिन इस बार वह एक छोटी बच्ची नहीं लग रही थी, बल्कि एक जवान लड़की की तरह तैयार होकर आती है। वो जॉन के पास बैठती है और उससे अजीब तरीके से बात करने लगती है। तभी जॉन वहां से उठता है और गुस्से में कहता है, चुप हो जाओ और अपने कमरे में जाओ। एस्थर चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उधर अस्पताल में केट को मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आता है। फोन पर एक डॉक्टर कहता है, एस्थर कोई बच्ची नहीं है, वह 33 साल की एक औरत है। उसे एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें शरीर का बढ़ना रुक जाता है, इसलिए वह छोटी बच्ची जैसी दिखती है, लेकिन उसका दिमाग एक जवान औरत का है। डॉक्टर आगे बताता है, वह हमारे मेंटल हॉस्पिटल की सबसे खतरनाक मरीज थी। उसने पहले भी कई लोगों को मारा है और जिस परिवार ने उसे फेल अपनाया था, उसने उन सबको मारकर घर में आग लगा दी थी। यह सुनकर केट के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ एस्थर अपने कमरे में आती है। वो धीरे धीरे अपना मेकअप उतारती है। उसके हाथों और गर्दन पर निशान दिखते हैं, जिन्हें वो हमेशा छुपा कर रखती थी। अचानक वो गुस्से में कमरे की हर चीज तोड़ने लगती है। आवाज सुनकर जॉन उसके कमरे में आता है और चारों तरफ टूटा हुआ सामान देखकर हैरान रह जाता है। साथ ही उसे कुछ अजीब पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर जॉन को समझ आ जाता है कि केट सच कह रही। वो टॉर्च लेकर एस्थर को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एस्थर आकर उस पर हमला कर देती है। वो उसके सीने में चाकू घोंप देती है और बार बार वार करती है, जब तक वो मर नहीं जाता। यह सब मैक्स देख लेती है और डर के मारे भागकर अपने कमरे में छुप जाती है। दूसरी तरफ केट घर वापस आ रही होती है और रास्ते में ही पुलिस को भी सब बता देती है। जैसे ही वह घर के अंदर जाती है, उसकी नजर जॉन की लाश पर पड़ती है। वह दौड़कर उसके पास जाती है और वहीं टूटकर रोने लगती है। खुद को दोष देती है, क्योंकि उसी ने बच्चा गोद लेने की बात कही थी। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए वह पूरे घर में मैक्स को ढूंढने लगती है। तभी अचानक एस्थर उस पर गोली चला देती है। गोली लगते ही केट घायल हो जाती है। दूसरी तरफ मैक्स अपने कमरे से निकलकर ग्रीन हाउस में जाकर छुप जाती है, लेकिन एस्थर गन लेकर पूरे घर में मैक्स और केट को ढूंढ रही होती है। इसी बीच केट किसी तरह ग्रीन हाउस की छत पर चढ़ जाती है और मैक्स को इशारे से कहती है, यहां से भाग जाओ। मैक्स वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी एस्थर उसे देख लेती है। वह तुरंत उस पर फायरिंग शुरू कर देती है। मैक्स किसी तरह बचकर भाग जाती है और उसी पल केट छत का कांच तोड़कर सीधे एस्थर के ऊपर कूद जाती है। इत्यादि सूझ जाती है। जोरदार टक्कर से एस्थर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। मैक्स वहां पहुंचती है और अपनी मां को उठाती है। केट किसी तरह गन उठाती है और मैक्स को लेकर बाहर निकल जाती है। बाहर उन्हें पुलिस आती हुई दिखती है। जैसे ही पुलिस घर के अंदर जाती है, एस्थर वहां से गायब हो चुकी होती है, लेकिन वह भागी नहीं होती। अचानक एस्थर दोबारा केट पर टूट पड़ती है। वह उसे मारने की कोशिश करती है,
यह देखकर मैक्स गन की तरफ जाती है और उसे उठा लेती है। वह एक खानदीव एस्थर पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन गोली चूक जाती है और जमे हुए पानी की बर्फ पर लगती है, जिससे बर्फ में दरार पड़ने लगती है। अगले ही पल के और एस्थर दोनों बर्फ टूटने से ठंडे पानी में गिर जाते हैं। केट किसी तरह ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन एस्थर उसे फिर से नीचे खींच लेती है। मगर केट हार मानने वालों में से नहीं थी। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर निकल आती है। तभी एस्थर उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है, मुझे मत मारो मम्मी। लेकिन इस बार केट बिल्कुल नहीं रुकती। वह जोर से उसे किक मारती है, जिससे एस्थर की गर्दन टूट जाती है और वह ठंडे पानी में हमेशा के लिए डूब जाती है। आखिरकार केट खुद को और अपनी बेटी को बचा लेती है और इसी के साथ यह खौफनाक कहानी खत्म हो जाती।